हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं यहां पर एक सीरीज चल रही है और जिस सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब डेरिवेशन और डिफिनेशंस को कवर करते हुए चल रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लाया हूं चैप्टर नंबर 10 का पूरा रिवीजन। ओके, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। मैंने यहां पर लिख दिए हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे तरंगाग्र, उसके बाद में हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत क्या होता है, फिर हाइगेंस तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन और उसके बाद में प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद में हम लोग व्यतिकरण की फ्रिंजों के लिए जो चौड़ाई का सूत्र होता है उसे हम लोग डेरिवेट करेंगे, विवर्तन का एकल झिर्री प्रयोग तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र क्या होता है इसका भी हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो हर एक टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं आज आपको बताने वाला हूं विस्तार से। टेंशन नहीं लेना, बस हमारे साथ ये 1 घंटे अगर आप रुकेंगे तो आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। एक बात मैं और कह देता हूं, अगर आप इसी प्रकार से हर चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने रिवीजन प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 सारे चैप्टर्स का रिवीजन के जो वीडियोस होंगे आपके सामने आ जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं और आराम से फायदा उठा सकते हैं। 1 घंटे में पूरा एक चैप्टर कवर होने वाला है आपका। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले एक बात और कह देता हूं कि अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो भाई लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। छोटा चैनल है यार, लेकिन पढ़ाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं। ठीक है, छोटा चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर, तरंगाग्र। ओके, तरंगाग्र क्या होता है जरा समझते हैं। देखो, तरंगाग्र, जब कोई माध्यम में कोई तरंग चलती है तो उस माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो यार जरूरी है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना जरूरी है मैं आपको याद करा के जाऊंगा, हर चीज याद करा के जाऊंगा, हर चीज समझा के जाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में जाने का समय नहीं है, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है और हम सब ये सारे टॉपिक 1 घंटे में कवर करने वाले हैं। कैसे कवर करेंगे फिर भी हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, बात याद रखिएगा, जब भी किसी माध्यम में तरंगे चलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। क्या होता है, माध्यम में तरंग चलेगी तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, मान लिया यहां से तरंग चली तो यहां का जो कण होगा, यहां का जो कण होगा, ये सारे कण क्या करेंगे, ऐसे 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 कंपन करेंगे। भाई जब तरंग चलती है ना तो कण कंपन करते हैं। ठीक है, तो मान लिया यहां वाला जो कण है जितनी तीव्रता से कंपन कर रहा होगा, यहां से अगर तरंग का उद्गम है, यहां से तरंग शुरू हुई है तो यहां वाला तरंग जो कण होगा बहुत अधिक तीव्रता से कंपन कर रहा होगा। यहां वाला जो कण होगा उससे कम, और धीरे धीरे जैसे आप दूर होते जाएंगे उसकी तीव्रता या फिर उसका कंपन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। सिंपल बात है कि नहीं है? बात है कि नहीं है? सिंपल बात है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि यहां वाला कण और यहां वाला कण, ये दोनों कण समान कला में कंपन नहीं कर रहे होंगे। समान कला में कंपन, एक जैसा कंपन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि यहां वाला थोड़ा तीव्र गति से कर रहा होगा तो यहां वाला थोड़ा कमजोर कंपन होगा यहां पर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं कह दूं कि ये वाला कण है, इधर साइड में ये वाला कण है, तो इस वाले कण का कंपन और इस वाले कण का कंपन लगभग समान होगा। इसी प्रकार मैं अगर यहां पर कोई कण दे दूं तो इसका भी कंपन समान होगा। यहां से अगर तरंग चलती है तो इसका कंपन, इसी प्रकार 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 इसका कंपन, ये सारे कणों का कंपन समान होगा। ठीक है, तो एक ऐसा पृष्ठ हम इसके भीतर कल्पना कर सकते हैं कि अगर उस पृष्ठ पर जितने भी कण उपस्थित होंगे भाई, इनके बीच में भी यहां यहां यहां, ये भाई समान कला में कंपन कर रहे होंगे। ये सारे के सारे कैसे कंपन कर रहे होंगे? समान कला में कंपन कर रहे होंगे। तो एक ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है वह पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है।
भाई परिभाषा हो गई। तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र क्या है? माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, वो क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। ध्यान से देखिए, तरंगाग्र क्या है? जहां पर हर कण समान कला में कंपन कर रहा हो, एक ऐसा पृष्ठ अगर है, उसी पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो आप लिख सकते हैं तरंगाग्र की परिभाषा। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाई? तो लिखेंगे माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपको याद भी हो गया होगा। एक बात और मैं आपको बताता हूं, अगर आप नहीं लिख रहे, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो भैया जाइएगा टेलीग्राम पर, जाइएगा और टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करिएगा आर्या कोचिंग, ठीक है। और जैसे ही आप आर्या कोचिंग सर्च करेंगे, आपको जो यूट्यूब पर लोगो है यही मिलेगा। आप वहां पर ज्वाइन कर लेना उस चैनल को, वहां पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो भैया हमारा है अकाउंट इंस्टाग्राम पर, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आर्या_सर फॉलो कर लीजिएगा। हम आपस में बात करेंगे। कहने का मतलब है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा आपके नाम के सहित। यूट्यूब पर मैं आकर के आपका जवाब दूंगा, ठीक है। ओके, चलो आइए भाई, मैंने क्या बोला है? तरंगाग्र आपको मैंने बता दिया तरंगाग्र क्या। अब भैया तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है भाई। कौन कौन सा होता है? एक होता है गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र, पहला तरंगाग्र मैं लिख देता हूं, कौन सा? गोलीय तरंगाग्र। भाई गोलीय तरंगाग्र कब बनता है? याद रखना, गोलीय तरंगाग्र तब बनेगा जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होगा। कब? जब प्रकाश स्रोत कैसा हो? बिंदुवत हो, ठीक है। इस प्रकार से प्रकाश किसी बिंदु से निकल रहा हो हर दिशा में, तो हमेशा गोलीय तरंगाग्र बनेगा। तरंगाग्र कैसा बनेगा? गोलीय बनेगा। दूसरा तरंगाग्र होता है भैया, दूसरा तरंगाग्र होता है बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र, भाई बेलनाकार तरंगाग्र जो है ना, ये कब बनता है? जब प्रकाश स्रोत कैसा हो? प्रकाश स्रोत रेखीय होता है। भाई जो जरूरत है केवल वही पढ़ने वाले, फालतू की चीजें नहीं। हमें जो जरूरत नहीं वो हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। प्रकाश स्रोत रेखीय होगा, मतलब अगर कोई रॉड है लंबी सी, तो ये प्रकाश स्रोत रेखीय हो गया। यहां से जो तरंगाग्र बनेगा, सभी दिशाओं में प्रकाश निकलेगा, तो ये जो तरंगाग्र बनेगा ये बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा भाई, ठीक है। तीसरा मैं बता रहा हूं आपको, ये है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, ठीक है भैया। समतल तरंगाग्र कब बनता है? समतल तरंगाग्र तभी बनता है जब प्रकाश स्रोत समतल हो। कैसा? प्रकाश स्रोत समतल हो। समतल हो प्रकाश स्रोत, या फिर प्रकाश बहुत दूर से आ रहा हो, तो भी समतल तरंगाग्र आपको प्राप्त होगा। बात क्लियर है? तरंगाग्र क्या है मैंने परिभाषा बता दी। तरंगाग्र कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन से? गोलीय तरंगाग्र प्रकाश शुद्ध बिंदुवत होगा तब बनेगा। बेलनाकार तरंगाग्र प्रकाश शुद्ध रेखीय होगा तब बनेगा। समतल तरंगाग्र प्रकाश स्रोत समतल होगा तब बनेगा। भैया स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ता हूं, हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत, ठीक है। जल्दी चलते, और हर एक टॉपिक को कवर करना है, आपको समझाते हुए बताना है, टेंशन ना लेना, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बस आपको क्या करना है भाई? लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनसे भी कह दो सब्सक्राइब कर ले। भाई अच्छे से रिवीजन में करवा रहा हूं, हर एक चैप्टर का रिवीजन में करवा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक लीजिए, रिवीजन प्लेलिस्ट, ठीक है। हर चैप्टर का रिवीजन आराम से करिए आप, ठीक है। टेंशन नहीं है आपके पास। चलो अगला टॉपिक जो हमारा है, अगला टॉपिक है हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत। देखो भाई हाथ में सब काला काला इंक लग गया है, मैंने इंक डाला इसमें, ज्यादा हो गई कुछ, ठीक है। हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत, हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत। यार हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत बोलो, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत बोलो, एक ही बात है, टेंशन ना लेना, ठीक है। हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत क्या कहता है? पहली बात ध्यान से सुनिए, हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत कहता है, पहले वाले 3 बातें इसमें कही गई। कितनी बातें? 3 बातें, ए, बी और सी। ए वाले पॉइंट में, मतलब पहली बात में क्या बताया गया है भैया?
तरंगाग्र की परिभाषा बताइए, जो अभी मैंने बताई तरंगाग्र क्या होता है उसकी परिभाषा पहले पॉइंट में बताइए कि जब किसी माध्यम में तरंगे चलती है, पहला पॉइंट में बता रहा हूं हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत के आधार पर 3 बातें कही गई हैं, ठीक है। जब किसी माध्यम में तरंगे चलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है तरंगाग्र कहलाता है। और तरंगाग्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। जरा दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला, हाइगेंस ने अपने पहले पॉइंट में क्या बोला है, जब किसी माध्यम में तरंगे चलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, इतना लिख लिया। इसके बाद में क्या बोला, माध्यम में उपस्थित वह पृष्ठ जिसमें या जिस पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है तरंगाग्र कहलाता है। और तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। मतलब अगर तरंग इस दिशा में जा रही है तो तरंगाग्र ऐसे ऐसे होगा। हमेशा तरंगाग्र जो होता है वो तरंग संचरण की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। ये बात याद रखिएगा। पहला पॉइंट हाइगेंस का खत्म होता है यहीं पर। दूसरे पॉइंट में हाइगेंस ने कहा, क्या कहा कि जो तरंगाग्र पर जितने भी माध्यम के कण होंगे, जैसे मान लिया हमने प्रकाश स्रोत था बिंदुवत, ये हमारा तरंगाग्र बन गया गोलीय, मान लिया यहां पर सारे कण जितने भी कण हैं वो समान कला में कंपन कर रहे होंगे तो इसे हमने तरंगाग्र कह दिया यार। जितने भी कण होंगे इनके बीच में भी, इनके बीच में भी, ठीक है, जितने भी कण होंगे समान कला में कंपन कर रहे होंगे। अब इन्होंने ये बताया दूसरे पॉइंट में, अपने क्या बताया, दूसरे पॉइंट में ये बताया कि माध्यम पर उपस्थित प्रत्येक कण, तरंगाग्र पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का व्यवहार करता है, एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है। जैसे ये वाला जो कण था यहां से तरंगे निकल रही थी सभी दिशाओं में, इसी प्रकार कहते हैं, हाइगेंस कहते हैं कि माध्यम, ये जो तरंगाग्र होता है, तरंगाग्र पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, उससे भी पुनः सभी दिशाओं में तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। और ये तरंगिकाएं भैया द्वितीयक तरंगिकाएं कही जाती हैं। ये जो तरंगिकाएं हैं इन्हें हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं। और इनकी स्पीड पहले वाले तरंगों के बराबर ही होती है, स्पीड कम नहीं होती है, वेग दोनों का बराबर ही होता है। उसी वेग से वो आगे बढ़ती है जिस वेग से ये पहले से आ रही थी। बात समझो मैंने क्या बताया। मान लिया ये एक तरंगाग्र है भाई, ये एक तरंगाग्र है, एक माध्यम का कण ये है, एक माध्यम का कण ये है, एक माध्यम का कण ये, एक माध्यम का कण ये। तो माध्यम, ये तरंगाग्र पर जितने भी कण माध्यम के उपस्थित है ये एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और इनसे पुनः सभी दिशाओं में तरंगे निकलना शुरू हो जाएंगी भैया। और इन तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। बात क्लियर है? ये बात बोली है, ध्यान से समझो। मैंने बोला दूसरे पॉइंट में क्या बोला हाइगेंस ने कि तरंगाग्र पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है जिससे पुनः सभी दिशाओं में तरंगे निकलने लगती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग प्राथमिक तरंगों के वेग के समान होता है। बात क्लियर? दूसरा पॉइंट क्लियर है। अब जरा तीसरे पॉइंट में क्या बोलते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर इन द्वितीयक तरंगिकाओं का कुछ समय पश्चात एक अनुवालोप खींचा जाए, अगर मैं देखूं तो इनका अलग अलग एक तरंगाग्र बनेगा, इनका अलग बनेगा, इनका अलग बनेगा, इनका अलग बनेगा, और इन तरंगाग्रों को स्पर्श करता हुआ अगर कोई पृष्ठ हो जिसे हम बोलते हैं अनुवालोप। क्या बोलते हैं भैया? अनुवालोप। ठीक है, तो अगर हम इन द्वितीयक तरंगिकाओं का कुछ समय पश्चात अनुवालोप खींचे तो यह अनुवालोप तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। पहला तरंगाग्र अगर ये था तो दूसरा तरंगाग्र ये है, ये एक नया तरंगाग्र व्यक्त करेगा। बात समझो। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि यदि कुछ समय पश्चात इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अनुवालोप खींचे तो यह अनुवालोप तरंगाग्र की एक नई स्थिति को व्यक्त करता है। ये हुई कहानी भैया। हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत हो गया खत्म। मैंने क्या बोला, एक बार मैं तीनों पॉइंट्स बोल करके भी दिखा। हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत के आधार पर जब किसी माध्यम में तरंगे चलती है, पहला पॉइंट है जब किसी माध्यम में तरंगे चलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है तरंगाग्र कहलाता है। और तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। पहला पॉइंट खत्म हुआ। दूसरा, तरंगाग्र पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करता है।
तरंगाग्र पर उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिनसे पुनः सभी दिशाओं में तरंगें निकलने लगती हैं और इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, और ये द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं के वेग से ही आगे बढ़ती है। दूसरा पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि हम इन द्वितीयक तरंगिकाओं का कुछ समय पश्चात अनुवालोप खींचें तो यह अनुवालोप तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करेगा। ये हो गया भाई तीसरा पॉइंट और हाइगेंस का तरीका सिद्धांत खलास। ओके, बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ स्क्रीनशॉट लेने वाला है नहीं, मैंने समझा दिया है, बोल करके आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो भैया एक काम कर सकते हो, टेलीग्राम पर जाइए, आर्या कोचिंग सर्च करिए, वहां पर चैनल मिलेगा, वहां पर ज्वाइन कर लो और आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। यार वैसे मेरे ख्याल से पीडीएफ डाउनलोड करने वाला तो समय नहीं रहा है, एक काम कर सकते हो आप, बस पढ़िए, एक बार लिख लीजिए, काम खत्म है। ओके, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। कैसे प्रकाश का परावर्तन? हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन। भैया बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को बहुत पूछा जाता है, मैं आपको करके दिखा देता हूं। भैया प्रकाश का परावर्तन, क्या? प्रकाश का परावर्तन। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं कि हाइगेंस तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हम लोग करने जा रहे हैं। अब क्या होगा ध्यान से जरा समझो, ठीक है। यहां पर क्या करना है, हमें एक परावर्तक तल लेना है। हमें क्या दिखाना है भैया, ऐसे सुंदर सा एक परावर्तक तल ले लेना है, ठीक है, और इस पर एक तरंगाग्र तिरछा आपतित करना है। इस पर एक तरंगाग्र क्या करना है, तिरछा आपतित करना है, ठीक है। इस पर एक तरंगाग्र हमें तिरछा इस तरह से आपतित करना है। ये तरंगाग्र आ रहा है, ध्यान से देखो, इस तरह से तरंगे आ रही हैं, इस तरह से तरंगे आ रही हैं, और तरंगाग्र मैं बोलूं क्या है तो ये ए और ये बी। तो ए बी एक तरंगाग्र है, तरंग संचरण की दिशा ये है, तरंग इस दिशा में जा रही है और ये तरंगाग्र इस दिशा में। हमने बताया था हमेशा लंबवत होता है, तरंगाग्र हमेशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। बात क्लियर है? इतना हो गया भैया। याद ध्यान से देखना, ये है हमारी आपतित किरण, ये है अभिलंब, ये है हमारा आपतन कोण। अगर ये आई होगा तो याद रखना ये भी आई होगा, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं लेना। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे ही ये तरंगाग्र का ये तरंगाग्र तिरछा आपतित हो रहा था, जैसे ही ये वाला सिरा इस तल पर गिरता है, ये वाला सिरा अभी हवा में है, और जरा ध्यान से देखना, जैसे ही ये वाली तरंग यहां पर गिरती है, यहां से द्वितीयक तरंगिका निकलती हैं और आगे बढ़ती हैं। जब तक ये वाली तरंग यहां तक पहुंचती है तब तक यहां से निकलने वाली द्वितीयक तरंग यहां तक पहुंच जाती है। मैं मान लेता हूं यहां तक पहुंच गई, ओके। अगर ये यहां तक पहुंच जाती है और यहां पर अब ये पहुंची है, यहां से द्वितीयक तरंगिका निकलना शुरू होगी, ये और आगे बढ़ेगी, और यहां पर अगर मैं एक इनको मिलाती हुई रेखा खींचूं, ये है हमारा नया तरंगाग्र, नया तरंगाग्र। ये था भैया ए बी आपतित तरंगाग्र और ये है परावर्तित तरंगाग्र। ध्यान से देखिए, ये है ए बी आपतित तरंगाग्र और ये है हमारा परावर्तित तरंगाग्र। परावर्तित तरंगाग्र का नाम दे देता हूं, ये ए बी था, ए वाला ए डैश पर पहुंचा और बी वाला बी डैश पर पहुंचा, ठीक है। तो ए बी है आपतित तरंगाग्र, ए डैश बी डैश है परावर्तित तरंगाग्र। ध्यान से समझना इस बात को, मेरी बात को ध्यान से समझना भैया। यहां पर ध्यान से देखना, ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। यहां पर कोण बनेगा अपवर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण आर, और अगर ये आर है तो याद रखना भाई ये भी आर ही होगा, ओके। एक बात याद रखना भाई, यार ये सिंपल बात है कि यहां ये एक माध्यम तो वही है, माध्यम तो बदला नहीं है। माध्यम नहीं बनना है तो इसमें मान लिया इस माध्यम में प्रकाश का वेग था v, एग्जाम्पल मान लिया यार कि प्रकाश का वेग था v वेग से चल रहा था कोई प्रकाश, तो यहां से यहां तक समझने में मान लिया t समय लगा। कितना समय लगा? t समय। सो b से b डैश तक पहुंचने में अगर t समय लगेगा, v वेग से चलेगा, तो यहां से यहां तक की दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है v और समय है t, v इंटू टी। b से b डैश तक की दूरी कितनी? v इंटू टी। और इतने ही समय में जो द्वितीयक तरंगिका थी ए से ए डैश तक पहुंच गई थी, और किस वेग से? वेग तो बदला नहीं होगा क्योंकि माध्यम नहीं बदला है। इसका मतलब है यहां से यहां तक भी की दूरी भी v इंटू टी ही होगी क्योंकि वेग वही से और उतने ही समय पहुंची है। v वेग t समय, तो v t यहां से a डैश भी v t है, b डैश भी v t है। ये आप समझ के रखिएगा। अब आपको करना क्या है, यहां पर जरा आइए और मैं आपको समझाता हूं। आपको क्या करना है, यहां पर दो ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल
ए बी बी डैश, आपको दिखा ए बी बी डैश। आपतित तरंगाग्र के साथ में एक ट्रायंगल लेना है, एक परावर्तित तरंगाग्र के साथ में ट्रायंगल लेना है, तथा कौन सा ट्रायंगल, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये ट्रायंगल ले लिया, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया। अब जरा ध्यान से देखना इन दोनों ट्रायंगल में क्या है। इस वाले ट्रायंगल में ए बी बी डैश और ए डैश बी डैश में जो ये कोण बी है और इसका कोण ए डैश है, दोनों 90 अंश के हैं, बराबर है भाई। हम कह सकते हैं कोण बी और कोण ए डैश दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही 90 अंश हैं, क्योंकि समकोण होते हैं। हमें पता है ना, ये 90 अंश होने चाहिए भैया। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, दूसरी बात ध्यान से देखना, ए बी डैश जो है इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, ये तो यार कॉमन है। इसका मतलब है ए बी डैश बराबर ए बी डैश, दोनों में ये कॉमन है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है भाई। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में एक कोण बराबर है, एक भुजा भी बराबर है। दूसरी भुजा कहां से बराबर दिख रही है? आपको दिख रही होगी मेरे ख्याल से भैया, बी से बी डैश तक की दूरी और ए से ए डैश तक की दूरी, ये भी वीटी और ये भी वीटी, ये भी बराबर है। मतलब ए डैश बराबर है बी डैश। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही वीटी दूरी है। इसलिए हम ध्यान से देख रहे हैं, दो भुजाएं और एक कोण किसी त्रिभुज की जब बराबर होती है तो ऐसे त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कहेंगे त्रिभुज ए बी बी डैश सर्वांगसम है। क्या है भाई? सर्वांगसम है। किसके? त्रिभुज ए डैश बी डैश के। अच्छा, जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है ना, तो हम कहते हैं कि इसके सभी कोण, सभी भुजाएं संगत वाली हमेशा बराबर होती है। तो इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज के सभी संगत कोण इस त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर होगा। इसलिए इस त्रिभुज का एक कोण I और इस त्रिभुज का एक कोण R, ये दोनों संगत कोण होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। तो नीचे लिख देना है, इसलिए कोण I जो बराबर होगा कोण R के। और अगर कोण I और कोण R को आपने बराबर दिखा दिया है, इसका मतलब है आपने आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर दिखा दिया है। और आपतन कोण परावर्तन कोण अगर बराबर आपने दिखा दिया है, इसका मतलब है हमने प्रकाश का परावर्तन सिद्ध कर दिया है। अतः लिख देंगे, अतः यही प्रकाश का परावर्तन का नियम है। इस प्रकार आप लिख देंगे, इस प्रकार परावर्तन सिद्ध हुआ। कहानी खत्म है भैया। दो लाइनों का काम है, बस हलवा है भैया। बहुत अच्छा डेरिवेशन क्या है यार, इसमें 2 लाइनें लिखनी है, बस समझने की बात है, बस काम हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन पर आते हैं और वो भी आपको समझाते हैं। टेंशन नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। अब हम आपको समझाने वाले हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या आपके सामने हम अब करेंगे। ओके, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ओके, तो अब देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन भैया, प्रकाश का अपवर्तन आप कैसे सिद्ध करेंगे? इसके लिए भी एक अपवर्तक तल होना चाहिए, मतलब इसमें 2 माध्यम होना चाहिए भाई। क्या? 2 माध्यम। अपवर्तन में भैया 2 माध्यम होते हैं ना यार। अपवर्तन होगा कैसे? एक ही माध्यम में थोड़ी हो जाएगा। मान लिया एक ये माध्यम है, कांच हो या कुछ भी हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये एक माध्यम है। ठीक, और इस पर कोई तरंगाग्र हम लाते हैं, तिरछा आपतित करते हैं। ये एक माध्यम है और इस माध्यम का, इसमें प्रकाश का वेग है v2 और इस माध्यम में प्रकाश का वेग है v1। मान लेता हूं यार, इस प्रकाश का अपवर्तनांक है n1, इसका अपवर्तनांक है n2। चलो आगे बढ़ते यार। यहां पर तरंगाग्र, इस पर तिरछा आपतित करिए। भैया मैंने क्या किया, इस पर एक तरंगाग्र आपतित किया है इस तरह से जैसे उसमें किया था। ये तरंगाग्र आ रहा था, तरंगाग्र का ए सिरा ये है आपका,
बी सिरा ये है आपका। देखो ए सिरा जैसे ही इस तल पर पड़ा, बी सिरा अभी हवा में है। अब बी सिरा यहां से यहां तक आएगा। जितनी देर में, मान लिया टी समय में यहां से यहां तक आया, तो यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी भैया v1 इंटू टी। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है भैया इसमें v1 और टी समय लगा है t। अच्छा, जितने समय में b से कोई प्रकाश किरण b डैश तक पहुंचा है, उतने ही समय में यहां से कोई तरंग जो है, द्वितीयक तरंग, देखो ये सघन माध्यम हम मान रहे हैं। सघन माध्यम में प्रकाश की स्पीड कम हो जाएगी भाई, स्पीड कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है ये अब ये प्रकाश जितनी दूरी यहां से यहां तक तय की है, ये वाली दूरी उसमें उतनी ही नहीं तय कर पाएगा, क्योंकि भैया उतने ही समय में ये इसमें स्पीड ज्यादा थी, इसमें स्पीड कम है। समय उतना ही लेना है, तो जितने समय में ये यहां से यहां तक पहुंचा है, उतनी समय में ये इतनी दूरी तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ तो तय करेगा यार, कुछ तो दूरी तय करेगा ना, कुछ दूरी तय करेगा। मान लिया कि यहां तक ये प्रकाश पहुंच गया, ठीक है। तो अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो ये हमारा अपवर्तक तरंगाग्र होगा, यहां से फिर आगे बढ़ेगा इस तरह से, ठीक है। बात क्लियर है? ओके। अब जरा ध्यान से देखना भैया, ये है अभिलंब, ये है आपतित किरण, ये था हमारा आई, और मैंने बोला था ये आई है तो ये भी आई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां पर 90 अंश तो कोण होता ही है। ओके, आइए इधर, ये है अभिलंब और ये है अपवर्तित किरण, ये है आर अपवर्तन कोण। अगर ये आर होगा तो भैया ये भी आर होगा। ओके, इसका नाम ए है तो ये ए डैश रख देते हैं, ये बी था तो ये बी डैश हो गया। बस इस चित्र को यार बना लेना है, कुछ नहीं है आगे, कुछ हलवाई बिल्कुल हलवा है, आगे कुछ कर रही नहीं है भैया। ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, अपवर्तन सिद्ध करना है। अपवर्तन में क्या मतलब है यार? अपवर्तन का मतलब है स्नेल्स लॉ। अगर आपने स्नेल नियम सिद्ध कर दिया मतलब अपवर्तन सिद्ध हो गया। आप क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी बी डैश आप लीजिए। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी जरा बता दो यार। v1 समय, इसका वेग क्या था v2, तो यहां से यहां तक की दूरी अगर आप करोगे तो ये v2 इंटू टी होगा, ये v1 टी, ये v2 टी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ट्रायंगल कौन सा लोगे? ए बी बी डैश। ट्रायंगल ए बी बी डैश में क्या होगा, जरा ध्यान से ना। इस ट्रायंगल में आप देखो, ये है 90 अंश, इसके सामने वाली भुजा हमेशा ए बी डैश जो होगा वो कर्ण होगा, और जो कोण होता है उसके सामने भुजा लंब होता है। लंब और कर्ण, भैया लंब और कर्ण से कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा है? याद करो, लंब बटे में कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है साइन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन आई। क्या लिखेंगे? साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? v1 इंटू टी। क्या है? v1 इंटू टी। और कर्ण क्या है? ए बी डैश। लिख दो भैया ए बी डैश। समीकरण 1। ओके, दूसरा ट्रायंगल ध्यान से देखिए, दूसरा ट्रायंगल नीचे वाला ले लो भैया, ए डैश बी डैश। ए ट्रायंगल ए डैश बी डैश में। ओके, इन दोनों, इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन आर ले लूं तो साइन आर बराबर में लंब भैया यहां पर v2 इंटू टी हो जाएगा, और कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, ये ए बी डैश ही होगी, तो इसमें ए बी डैश होगी। समीकरण 2 भैया, साइन आई और साइन आर दोनों भाग करते हैं यार, भाग करो, चलो आओ भाग करते, ठीक है। समीकरण 1 को भाग करना है समीकरण 2 से। ओके, मतलब साइन आई को भाग करना है साइन आर से, मतलब v1 इंटू टी के बटे में ए बी डैश को भाग करना है v2 इंटू टी के बटे में ए बी डैश से। ओके, हाँ, ए बी डैश खत्म। साइन आई अपान में साइन आर बराबर में क्या होगा? v1 टी अपान में v2 टी, और टी भी खत्म हुआ, तो साइन आई अपान में साइन आर बराबर में v1 अपान v2। अच्छा, एक बात याद करो यार, एक बात याद करो, किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग v बराबर में c अपान n होता है, मैंने आपको बताया है। नहीं बताया तो याद रखो यार, v बराबर c अपान n होता है, पढ़ा ही होगा आपने। अगर मैं v1 की बात करता हूं तो c अपान n1 हो जाएगा, v2 की बात करता हूं तो c अपान n2 हो जाएगा। यहां पे रख दो यार, क्या हो जाएगा? साइन आई अपान साइन आर बराबर में v1 की जगह पर c अपान n1,
और V2 की जगह पर C/N2। यार N1 N2 ये अपवर्तनांक हैं, इसका अपवर्तनांक है N2, इसका अपवर्तनांक है N1। आप μ1 μ2 भी लिख सकते हो, आपकी बुक में जैसा भी हो, मैं N लिखता हूं, ठीक है। यहां पे C खत्म हो जाएगा, N2 पलट के ऊपर जाएगा भाई, sin I अपान sin R बराबर में N2 अपान N1। यही स्नेल का नियम होता है। या फिर अगर मान लिया ये वाला माध्यम वायु है तो N1 को हम 1 लिख देंगे और अब N2 को केवल N लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको sin I अपान में sin R बराबर में केवल N भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये स्नेल का नियम सिद्ध हुआ, अतः हमने अपवर्तन को सिद्ध कर दिया। नीचे लिख देना, यही स्नेल का नियम है, यह अपवर्तन का नियम है। आपसे कह सकता है स्नेल के नियम को सिद्ध करो तो यही यार करना है, अपवर्तन सिद्ध करो तो आपको यही करना है। बात क्लियर है? हो गया ना? हो गया। चलो नोट करिए, आगे बढ़ते अगले टॉपिक की ओर, क्योंकि अभी हमारे पास करने को बहुत कुछ है भाई, ठीक है, और समय बहुत कम है, तो इस वजह से हमें करना है बहुत जल्दी सारे के सारे डेरिवेशंस। समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। और भैया समझ में आ रहा है तो एक काम करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है। फालतू की बातें नहीं कर रहे यार, हम बस मिटा रहे, तब तक बक लेते हैं थोड़ा बहुत। यार शेयर कर दो ना, आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे, आप सपोर्ट करिए। फिर देखिए हम आपके लिए क्या क्या लाते रहेंगे, टेंशन न लेना। इंटर के बाद में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, मैं कंपटीशन की तैयारी भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। आगे मैं एयरफोर्स की बैच भी लाने वाला हूं, फ्री में आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। बस आप सपोर्ट करिए अच्छे से, बस चलो आइए मिलते हैं आगे। भैया अगला टॉपिक है हमारा जो है व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण। ओके, व्यतिकरण क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस। भैया व्यतिकरण होता क्या है जरा समझिए आप पहले। व्यतिकरण क्या होता है? जब कोई दो तरंगे एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चलती है। मतलब मैंने क्या बताया है, कोई दो तरंगे हैं एक ही माध्यम बदलना नहीं चाहिए, सेम माध्यम होना चाहिए, और एक ही दिशा में दो तरंगे अगर पास पास में चलेंगी तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। ये जो घटना है ना, वही क्या बोलते हैं, उसी को हम व्यतिकरण कहते हैं। मतलब जब कोई दो तरंगे एक ही माध्यम में, और जिनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, आयाम समान होने चाहिए। अगर दो ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति और आयाम समान है, एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है प्रकाश की। इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। जरा आप दोबारा समझिए, मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि अगर ऐसी दो तरंगे जिनकी आवृत्तियां एवं आयाम दोनों समान हैं, और जब ये एक ही दिशा में एक ही माध्यम में चलते हैं, तो इनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है प्रकाश की। इसी घटना को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण कहते हैं भाई, व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। नंबर एक संपोषी व्यतिकरण। भैया क्या होता है? नंबर एक संपोषी व्यतिकरण। ओके, संपोषी व्यतिकरण। भाई संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? वह व्यतिकरण जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है। मैंने बताया ना, कहीं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है, फिर कहीं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, ठीक है। तो जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और भैया जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को विषमपोषी कहिए, या फिर इसी को विनाशी कहिए। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण या फिर विषमपोषी व्यतिकरण कहते हैं। बात क्लियर है? ये बात क्लियर। जहां पर तीव्रता अधिकतम हो संपोषी व्यतिकरण, तीव्रता न्यूनतम है तो वो भैया विनाशी व्यतिकरण होगा। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अच्छा, अब दो तीन मैं बातें बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको मैं बताऊंगा नहीं यार कारण क्या है, क्या कारण बताने वाला समय नहीं है, लेकिन ये आपको याद कर लेना है। ध्यान से देखिए, जब भी आपके पास संपोषी व्यतिकरण की बात आए, संपोषी व्यतिकरण, ठीक है, गलत फलन लिख जाए समझ लेना यार। संपोषी व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है ना, कलांतर, क्या कलांतर, तो भैया संपोषी व्यतिकरण का कलांतर या तो 0 होगा,
दो तरंगे होते हैं ना, दोनों तरंगों के बीच का कलांतर क्या होगा, या तो 0 होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा या 6 पाई होगा, मतलब सम पाई के रूप में होगा। ठीक है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 2n पाई, n की जगह पर 0 रखोगे तो 0 पाई, n की जगह पर 1 रखोगे 2 1 जा 2 पाई, n की जगह पर 2 रखोगे 2 2 जा 4 पाई, 3 रखोगे 2 3 जा 6 पाई। तो इस तरह से कलांतर किस रूप का होता है, 2n पाई के रूप का। कलांतर को पाई से व्यक्त करते हैं, हमने लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार और ध्यान से देखना भैया, पथांतर एक चीज होती है, या नोट कर लेना, मैं आप बताने वाला नहीं क्योंकि बहुत लंबी फिर क्लास हो जाएगी, बस ये चीज आप याद कर लेना, टेंशन नहीं है, बहुत आपको आसानी समझ में आएगा, ये टेंशन ना लेना, बहुत आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूं ये सब चीजें। ठीक है, पथांतर, पथांतर क्या होता है, तो पथांतर भैया ये जो संपोषी व्यतकण के लिए, संपोषी व्यतकण के लिए जो पथांतर होता है वो m लैम्डा के रूप का होता है। यार m लैम्डा लिखो या n लैम्डा लिखो, आपकी मर्जी है। बुक्स में अक्सर m लैम्डा मिलता है, मैं अक्सर n लैम्डा लिखवाता हूं, आपकी मर्जी, आप जो भी लिखो। यहां पर भी 2m पाई लिख दो, आपकी मर्जी, आप जो भी लिखो। ठीक है, यहां पर n का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी रखोगे आप। यहां पर भी n का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे आप। ठीक है, अगर पथांतर n लैम्डा के रूप का है, मतलब पथांतर अगर 0 हो या फिर 1 लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो या 4 लैम्डा हो, अगर पथांतर इस रूप का है तो हमेशा क्या होगा, वहां पर संपोषी व्यतकण हो रहा होगा। तो संपोषी व्यतकण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, n लैम्डा। ये बात याद रखना, आगे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब मैं विषमपोषी व्यतकण की बात करता हूं। संपोषी व्यतकण के लिए कलांतर है 2n पाई के रूप का, पथांतर है n लैम्डा के रूप का। यह बात याद रखना, बस इतनी बात अगर आपको याद है, मैं आगे बढ़ता हूं। विषमपोषी व्यतकण के लिए मैं यहीं पर लिख देता हूं भैया, विषमपोषी, विषमपोषी, विषमपोषी समझ लेना ना, विषमपोषी व्यतकण के लिए पथांतर कैसा होता है, याद रखना। विषमपोषी व्यतकण के लिए जो कलांतर होता है वो होता है या तो पाई, या तो 3 पाई, या तो 5 पाई, या तो 7 पाई, ऑड वाला। ओके, इसका मतलब है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n + 1 पाई के रूप का। क्या, 2n + 1 पाई के रूप का। n की जगह पर 0 तो 1 पाई, n की जगह पर 1 तो 3 पाई, n की जगह पर 2 तो 2 2 जा 4 1 5 पाई। ठीक है, तो इस रूप का पथांतर होगा आपका, सॉरी कलांतर होगा। किसके लिए, विषमपोषी व्यतकण के लिए। अब पथांतर क्या होता है विषमपोषी व्यतकण के लिए, अब जरा ध्यान से देखो। विषमपोषी व्यतकण के लिए यार जो पथांतर होता है ना, वो n लैम्डा नहीं होता है, n - 1/2 लैम्डा होता है। क्या होता है, n - 1/2 लैम्डा। यहां पर n का वैल्यू वही है यार, 0 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार का होता है, n - 1/2 लैम्डा के रूप का होता है यहां पर पथांतर। अब जरा यहां आओ और समझो जरा। ठीक है, यहां पर समझने का मतलब यह है कि अगर पथांतर किस रूप का है, ये 0 हटा दो भैया, यहां पे 0 नहीं होता। ठीक है, अगर आप n की जगह पर 1 रखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 लैम्डा, मतलब λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। अगर पथांतर इस प्रकार का है तो ये व्यतिकरण आपका जो होगा वो विषमपोषी व्यतिकरण होगा। कुछ नहीं याद रहे, बस इतना याद रखो भैया, पथांतर संपोषी व्यतिकरण के लिए n लैम्डा होता है, विषमपोषी व्यतिकरण के लिए n - 1/2 लैम्डा होता है। बस इतना तो यार याद रहेगा, अगर याद है इतना काफी है भैया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैं आगे बढ़ता हूं और अब आपको मैं व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र डेरिवेट करता हूं। आपका टॉपिक नंबर 6 जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आप देखेंगे आप बहुत सरल तरीके से ये बात हमारे साथ आप ये डेरिवेशन सीखेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आसानी से मैं आपको सिखा रहा हूं हर एक चीज। बस आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, क्लास को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हमें जरूरत है आपका सपोर्ट। भैया व्यतिकरण, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र, क्या, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र। ओके, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र हम आपको डेराइव करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, 2 प्रकाश स्रोत लेने हैं। यहां पे मैंने S1 और S2 ले लिया। ठीक है, यहां पर एक पर्दा रख देना है इस तरह से। ओके, यहां मध्य से प्रकाश किरण यहां पर आएगी, यहां पर केंद्रीय फ्रिंज बनेगी, सेंट्रल
दीप्त फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट, ओके, ये सेंट्रल केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनेगी यहां पे। अच्छा, इस पॉइंट का नाम मैं ओ दे देता हूं और इस पॉइंट का नाम मैं यार क्या दे दूं, चलो बी दे देता हूं, चलो छोड़ो, ठीक है, बी दे दिया मैंने। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर मान लिया कोई भी फ्रिंज बन रही है, यहां पर कोई भी फ्रिंज बन रही है, ये सेंट्रल ब्राइट है और यहां से कोई कुछ दूरी पर मतलब मान लिया कि एक्स एन दूरी पर ये एनवी फ्रिंज होगी तो एक्स एन दूरी मान लेते हैं, दूसरी होगी तो x2 हो जाएगी, पहली होगी तो xn हो जाएगी, x1 हो जाएगी, तीसरी होगी x3 रख लेंगे। मान लेते हैं ये एनवी फ्रिंज है, तो एनवी फ्रिंज है तो xn दूरी पर हमने यहां पर कोई फ्रिंज बनाई है और मान लिया बन कब रही होगी, जब S1 से जाने वाली प्रकाश किरण यहां पर और S2 से जाने वाली प्रकाश किरण यहां पर जा करके संपोषी वितरण कर रहा होगा या विनाशी वितरण कर रहा होगा। अगर ये दोनों मिलकर के यहां पर संपोषी वितरण कर रही है तो दीप्त फ्रिंज बनेगी, और अगर दोनों मिलकर के विनाशी वितरण कर रही होंगी तो अदीप्त फ्रिंज बनेगी। सिंपल बात है। दीप्त फ्रिंज कब बनेगी, जब समपोषी व्यतिकरण हो रहा होगा। अदीप्त फ्रिंज कब बनेगी, जब विषमपोषी व्यतिकरण हो रहा होगा। अब जरा मेरे पास आइए और ध्यान से देखिए, क्या S1 से S2 तक जाने वाली रेखाएं बराबर दूरियां तय करती हैं। S1 से ये मान लिया P है, तो S1 से P की दूरी और S2 से P की दूरी क्या बराबर है, नहीं बराबर है। अच्छा, अगर नहीं बराबर है तो क्यों नहीं बराबर है, कितनी बराबर होगी, यहां पर मैंने लंब डाल दिया। S1 से S2P पर मैंने एक लंब डाला है S2A, और अब ध्यान से देखोगे S1 से P की दूरी और A से P की दूरी बराबर होंगी भाई, बराबर होंगी। इसका मतलब है S1 से चलने वाली तरंग का पथ और S2 से चलने वाली तरंग का पथ बराबर नहीं था, लेकिन A से और S1 से जाने वाली तरंगों का पथ बराबर है। अर्थात S1 और S2 से चलने वाली तरंगों के बीच का जो पथांतर था, पथों के बीच में जो अंतर था वो ये था S2A। तो S2A यहां पर क्या है भाई, S2A जो है यहां पर पथांतर है। क्या है, पथांतर। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को मिलाता हूं किससे, बिंदु P से, और मैं मानता हूं कि ये एंगल है थीटा। ये मान लेना यार, अब समझाने का समय नहीं है, बस ये समझ लेना, ये थीटा होगा तो ये भी भैया थीटा होगा। क्यों होगा, अब ये समझाने में बहुत समय लगता है, तो वो मैं नहीं समझाने वाला, बस याद रखो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। एक बात याद रखना, ये है S1, ये है S2, ये दो स्लिटें हैं और इनके बीच की दूरी है, दो झिर्रियां, इनके बीच की दूरी को हम स्मॉल d से व्यक्त करते हैं। भैया ये स्मॉल d है और ये स्मॉल d है, तो पर्दे की दूरी, स्लिटों से पर्दे, ये पर्दा है, पर्दे की दूरी जो यहां से यहां तक की दूरी हम कैपिटल D से व्यक्त करते हैं। दोनों छिद्रों के, रेखा छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d, छिद्रों से पर्दे की दूरी कैपिटल D, ये याद रखना भाई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल हम लेंगे, यहां पर लंब डाला था तो ये 90 अंश का होगा ही, ये 90 अंश का होगा ही। दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल S1 S2A, एक देखिए ट्रायंगल S1 S2A, तथा दूसरा ट्रायंगल आप कौन सा लेंगे, OPB, ट्रायंगल OPB। इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका कोण S1 कोण S1 और इस वाले का कोण O, इस वाले का कोण क्या O, यार नाम लिख देना POB, आपकी मर्जी है, आप लिख दे POB। S1 को लिख देना S2 S1A, आपकी मर्जी, जैसे भी आप लिखते हो कोणों को वैसे लिख लेना। मैं शॉर्ट में बताता हूं, कोण S1 इसका और इसका कोण O, ये दोनों बराबर है, क्योंकि मैंने इसे भी थीटा माना है, इसे भी थीटा माना है। दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि दोनों ही कोण किसके बराबर हैं, थीटा के। एक कोण बराबर हो गया इन दोनों त्रिभुजों का। दूसरा ध्यान से देखना, दूसरा S1A S2, ये कोण A बराबर है कोण B के, ये भी 90 है और ये भी 90 है। भैया कोण A और कोण B बराबर है क्योंकि दोनों ही समकोण है। दो कोण अगर किसी त्रिभुज में बराबर हो, किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो याद रखिए वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए यहां पे मैं लिख देता हूं नीचे, इसलिए त्रिभुज S1 S2A समरूप होगा त्रिभुज OPB के। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। आओ जरा बराबर करते हैं,
करते हैं भाई, बराबर करते हैं। यहां पर आप क्या करोगे, इसमें आपको क्या करना है, S2A इस वाले त्रिभुज की, इस वाले छोटे वाले त्रिभुज का S2A भुजा ले लो। S2A के संगत भुजा बड़े वाले त्रिभुज में कौन है, जरा ध्यान से देखना। S2A किसके सामने है, थीटा के सामने है, तो इसमें थीटा के सामने जाओ, ये है भुजा PB, और PB की दूरी को मैंने XN से लिखा है, तो XN ही साथ में लिख देते हैं, टेंशन नहीं लेना, XN लिख दिया मैंने, PB नहीं लिखा, ठीक है। बराबर में दूसरी तरह इधर आइए, इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा S1 S2 यार S1 S2 को मैं D भी लिख सकता हूं, तो डायरेक्ट मैं D लिख लूं क्या, लिख ही देता हूं, पूछना क्या है। S1 S2 मतलब D, ये S1 S2, इसमें S1 S2 के संगत कौन है भैया, S1 S2 90 अंश के सामने वाली भुजा है, तो इसमें यार 90 अंश के सामने वाली भुजा जो है OP है, और OP जरा यहां पे लिख दो, क्योंकि इसकी लंबाई मैंने लिखी नहीं है। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनना यार, जो OP है ना वो लगभग OB के बराबर होती है भैया। क्यों होती है, क्योंकि बहुत दूर से किरणें आती हैं, और इनके बीच का जो अंतर मैंने इतना दिखाया, एक्चुअल में इतना अंतर नहीं होता है। जैसे मान लिया कोई एक तरंग यहां से चली है और यहां पे जा रही है, ये एक तरंग गई है, एक्चुअल में मैंने इतना अंतर होता ही नहीं है, और दूसरी तरंग ये बहुत समीप गई है यार। इन दोनों तरंगों के, इन दोनों लाइनों के बीच की, मतलब इन दोनों लाइनों की लंबाइयों में कितना अंतर होगा, बिल्कुल नाम मात्र। लगभग हम कह सकते हैं कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, दोनों लाइनों की लंबाई लगभग बराबर है। इसलिए इसी प्रकार ये मैंने दिखाया है, इतना तिरछा होता नहीं है, इतना अगर मैं छोटा बनाता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहां पर दिखाया है। लेकिन याद रखना OP की लंबाई OB की लंबाई के लगभग बराबर होती है, और OB की लंबाई हमें पता है D है, इसलिए OP की लंबाई को हम लगभग D कह सकते हैं। तो OP की जगह पर हम D लिख देंगे, क्योंकि लिख देना यहां पर OP लगभग बराबर होती है OB के, इसलिए हम यहां पर S2A बटे में XN बराबर में D अपान में कैपिटल D लिख देते हैं। भैया XN उधर कर दो, कर दो, कर दो, कर दे, ओके। XN अगर उधर जाएगा तो इधर बचेगा S2A बराबर में XN इंटू में D अपान कैपिटल D, ओके। S2 क्या है, S2A क्या है, पथांतर है भैया, इसकी जगह पर आप पथांतर ही लिख दो, पथांतर। तो ये हमारा मेन फार्मूला। अब जरा ध्यान से देखना, अभी मेन मतलब ये मेन है, यहां से दीप्त और दीप्त अदीप्त दोनों फ्रिंजों की चौड़ाइयों का सूत्र निकलेगा। अब जरा ध्यान से देखिए भाई, पथांतर हमारा है XN इंटू D लैम्डा D अपान D, ओके। यहां पर पथांतर, अगर ये दीप्त फ्रिंज होगी तो पथांतर दीप्त फ्रिंज के लिए क्या था, मैंने अभी आपको बताया था N लैम्डा था, और अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर था N-1/2 लैम्डा, बताया था ना अभी, बस वही रखना है। अगर आप दीप्त फ्रिंज की बात करते हैं, यहां पर लिख देना दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए भाई, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर की जगह पर आप क्या लिखेंगे, N लैम्डा लिखेंगे भैया, N लैम्डा बराबर में XN इंटू में D अपान कैपिटल D। यहां से XN निकाल लो चुपचाप, XN बराबर में क्या हो जाएगा, N इंटू D लैम्डा अपान D। भैया ये XN निकल आया है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति का सूत्र निकला। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज की स्थिति का सूत्र बताइए, तो भैया यही है, XN बराबर में N इंटू D लैम्डा अपान D। अब जरा आइए यहां पर, अगर आप दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालना चाहते हैं, तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, किसी भी फ्रिंज की आपको चौड़ाई निकालना है, तो फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए, दीप्त हो या अदीप्त, फ्रिंज की चौड़ाई निकालना हो तो एक बड़ी वाली फ्रिंज से छोटी पीछे वाली फ्रिंज को घटा देना, फ्रिंज की स्थिति को घटा देना। तो यार ये चौड़ाई लिखो यार, ठीक है। मतलब हम 10वीं फ्रिंज से 9वीं फ्रिंज घटा दे तो हमारी फ्रिंज की चौड़ाई निकल आएगी, या फिर 5वीं से चौथी घटा दे, या तीसरी से दूसरी घटा दे, या दूसरी से पहली घटा दे तो हमारी फ्रिंज की चौड़ाई निकल आएगी, या फिर Nवीं से N-1वीं घटा दे, या फिर N+1वीं से Nवीं घटा दे। तो हम नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र, वो इस्तेमाल करते हैं N+1वीं से Nवीं फ्रिंज हम घटा देते हैं, N+1वीं फ्रिंज से Nवीं फ्रिंज को हम घटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे भैया, XN+1 का मतलब क्या है, जहां पर N है वहां पर N+1 लिख दो, N+1 इंटू में वैसे ही D लैम्डा अपान D,
माइनस में एक्स एन तो यही है यार, एन है वहां पर एन ही रखो, ठीक है। यहां पर आपको कॉमन क्या मिल रहा है यार, डी लेमडा बाई डी, ये कॉमन मिल गया, क्या बचा n+1 और इसमें क्या बचेगा माइनस एन, एन से एन खत्म हो जाएगा, वन बचेगा, वन के साथ अगर गुणा करोगे तो यही रहेगा डी लेमडा बाई डी। मतलब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र भैया आपके सामने आ गया, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र आपके सामने आ गया। इसका आप भैया स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र आपको दिखा देता हूं। भैया अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए मैं यहीं पर डाल देता हूं, इसको मिटा देता हूं और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र आपके लिए निकाल करके मैं दिखा देता हूं। ओके, ध्यान से देखिए, जब भी आप अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की बात करते हैं, क्या अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या करोगे, पथांतर की जगह पर अब की बार n लेमडा नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे n-1/2 लेमडा बराबर में xn इंटू में d अपान कैपिटल D। यार यही तो करोगे, बस यहां से जरा xn निकालो तो xn बराबर में क्या हो जाएगा n-1/2 इंटू में d लेमडा बाई d, यही तो होगा यार, यही तो होगा। आप फ्रिंज की, ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति का सूत्र है। और अगर आप क्या निकालना चाहते हैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो वही हमने बताया n+1वीं फ्रिंज से nवीं फ्रिंज घटा देना, मतलब W बराबर n+1वीं, जहां पर n है वहां पर n+1 लिख देना, n की जगह पर n+1, आगे है -1/2 इंटू में d लेमडा बाई d और माइनस में xn, मतलब यही हो जाएगा n-1/2 इंटू में d लेमडा बाई d। ओके, कॉमन मिलेगा आपको डी लेमडा बाई डी, तो कॉमन है, डी लेमडा बाई डी आपका कॉमन है, क्या बचेगा यहां पर बचेगा n+1 -1/2, यहां पर बचेगा माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1/2। ओके, यहां पर n से n खत्म हो जाएगा, 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 1 की गुणा अगर आप करोगे d लेमडा बाई डी के साथ तो d लेमडा बाई डी ही बचेगा। अगर यहां ना दिख रहा हूं मैं यहां लिख देता हूं w बराबर में d लेमडा बाई डी। भैया दीप्त फ्रिंज के लिए भी सूत्र यही था, अदीप्त फ्रिंज के लिए भी सूत्र यही था, और ये दीप्त चौड़ाई का जो सूत्र है वो भैया n पर डिपेंड नहीं है, मतलब हर फ्रिंज की चौड़ाई लगभग समान होने वाली है, अदीप्त हो या दीप्त हो, दोनों फ्रिंजों की चौड़ाइयां समान होती हैं और ये n पर भी डिपेंड नहीं है। इसका मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी हर फ्रिंज लगभग समान होती है इसमें चौड़ाई में, ठीक है। एक मेरे ख्याल से आपको ये वाला डेरिवेशन समझ में भी आ गया होगा, नहीं समझ में आया थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लो भैया, पक्का समझ में आ जाएगा, गारंटेड है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं और अपना 7वां टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले। समय तो लंबा चौड़ा हो ही गया होगा, काफी समय हो रहा होगा, मैं अभी देख लेता हूं, जरा इसको मिटा लूं फिर देख लेता हूं आखिर समय कितना हो गया, ठीक है। टेंशन नहीं लेना भैया, मैं आपके सामने ये सारे क्वेश्चन लगातार मैं आपको करके दे रहा हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आपका भाई जिंदा है, आपको ऐसे पढ़ाएंगे ना बस मजा आ जाएगा भाई, मजा आता है। और जब आप लोग ना कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे तब मजा आ जाता है भाई, कमेंट जरूर किया करो, कमेंट किया करो, मोटिवेशन मिलता है मुझे। चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भैया सपोर्ट करना है आपको अपने भाई को, ठीक है, तो सपोर्ट करना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, क्योंकि इंटर करने के बाद में अगर आपने एयरफोर्स के ख्वाब देखे हैं, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, किसी का भी, तो भाई मैं तैयारी करवाऊंगा, फ्री में आपके करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भेज दो, मैं तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं, आप लोगों के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। चलो आइए हम देखते हैं अपना 7वां टॉपिक। भैया 7वां टॉपिक है विवर्तन का एकल झिर्री प्रयोग। भैया एकल झिर्री प्रयोग बहुत पूछा जाता है यार, इसके साथ में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र क्या है मैं आपको बताता हूं। अच्छा जरा देख लेते हैं यार, समय आखिर कितना हो रहा है, टेंशन नहीं लेना, 54 मिनट की क्लास हो चुकी है मेरे ख्याल से, और मैंने शुरुआत में 1-2 मिनट बकवास की थी, उसको थोड़ा एडिट करेंगे तो मतलब 52-53 मिनट की क्लास हो चुकी है आपकी मेरे ख्याल से। चलो हाँ, चलो लास्ट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है, विवर्तन का एकल झिर्री प्रयोग या फिर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र, ठीक है। विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र, मैं हेडिंग यही डाल देता हूं, ठीक है। विवर्तन की केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र, चौड़ाई का सूत्र, ओके।
भैया जरा ध्यान से देखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल झिर्री प्रयोग में होना क्या है यार, सबसे पहले एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, एक प्रकाश स्रोत होता है, समझ लेना भाई, समझ लेना, ठीक है। बहुत छोटा, डेरिवेशन वेरिएशन तो है ही नहीं, लग भाई यार जीरो है, बस आप चित्र समझ ले मेरा जो मैं बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या है, एक प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश तरंगें निकलती हैं, लेकिन यहां पर ध्यान से देखना प्रकाश स्रोत रखा कहां है, यहां पर एक उत्तल लेंस है आपके सामने, ठीक है। और इस उत्तल लेंस का जहां पर फोकस बिंदु है ना, उत्तल लेंस का जहां पर फोकस बिंदु है, उस फोकस बिंदु पर यह सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत रखा गया है। अब यहां से जब प्रकाश किरणें निकलेंगी तो इसका मतलब है ये प्रकाश किरणें कहां से निकल रही हैं, इसके फोकस से निकल रही हैं। और जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर के लेंस पर गिरती है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है कि नहीं। ये लेंस L1 था, इसके फोकस पर रखा था सोर्स, यहां से प्रकाश निकला, लेंस पर गिरा और ये भैया हो गया मुख्य अक्ष के समांतर। ओके, यहां पर आइए, यहां पर क्या है, हमने एक छोटी सी स्लिट रखी है यार। विवर्तन क्या है मैंने परिभाषा नहीं बताई। विवर्तन यार, अगर कोई प्रकाश जब किसी तीक्ष्ण किनारे से होकर के उजड़ता है, मतलब प्रकाश के मार्ग में अगर छोटा सा अवरोध आता है तो प्रकाश उसके किनारे से होकर के आंशिक रूप से मुड़ जाता है, और प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। जरा देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, विवर्तन क्या है, जब प्रकाश के मार्ग में अति सूक्ष्म अवरोध आता है। अति सूक्ष्म कितना सूक्ष्म, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का। अगर कोई प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का कोई अवरोध प्रकाश के मार्ग में आता है तो प्रकाश उस अवरोध के तीक्ष्ण किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाता है, हल्का सा मुड़ जाता है। प्रकाश की इसी घटना को भैया विवर्तन कहते हैं। आप लिख सकते हैं, ऐसे दनादन लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर हमने मान लिया है यार क्या, ये हमारी एक स्लिट है, ठीक है। इसकी लंबाई को अक्सर बुक में ई से लिखा जाता है, स्मॉल ई, या कहीं कहीं आप ए लिखा देखोगे तो मैं ए लिख देता हूं, चलो आपके लिए ए लिख देता हूं, ठीक है। ए हो गया इसकी लंबाई, इनकी मतलब स्लिट की चौड़ाई जो है वो क्या है, ए है, ओके। अब यहां से प्रकाश भैया सीधा जाएगा और ये इस स्लिट से होकर के गुजरेगा, और यहां पर क्या है, यहां पर एक पर्दा रख देते हैं भाई, क्या, पर्दा, जहां पर हम विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करना चाहते हैं। पर्दा रखेंगे, ज्यादातर प्रकाश तो वो सीधा जाएगा, और यहां पर एक रखते हैं भैया उत्तल लेंस। क्या रखते हैं, उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस क्या करता है, जैसे ये पहुंचता है उत्तल लेंस पर, और उत्तल लेंस क्या होता है, सभी प्रकाश किरणों को केंद्रित कर देता है अपने फोकस पर, और फोकस पर ही ये पर्दा रखा जाता है। इसका मतलब है यहां पर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिल जाएंगी। भैया ये दो ही नहीं है, यहां से बहुत सारी तरंगे आ रही होंगी, किरणें आ रही होंगी, और यहां से सारी मिल रही होंगी यहां पर, मतलब यहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट, सेंट्रल ब्राइट, केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा। यहां पे बात क्लियर है। इस पॉइंट का मैं कुछ नाम दे देता हूं यार, कुछ दे दूं, चलो मैंने नाम दे दिया इसका, ए दे दिया, चलो ठीक है, ए नहीं देते यार, कोई और कुछ दे देते हैं, पी दे दिया, चलो आओ, ठीक, पी दे दिया, ओके यार, पी इधर दे लेंगे, दूसरा यहां पर मैं ओ दे देता हूं यार, बार बार बदल रहे हैं, तुम भी कह रहोगे क्या चूतिया इंसान है, कोई बात नहीं, मैंने झिर्री के नाम को मैंने ए बी दे दिया, ये ए ये बी, और इसको मैंने ओ दे दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, जो प्रकाश किरणें कुछ आंशिक रूप से मुड़ गई होंगी एक दिशा में, जैसे ये मुड़ गई, यहां से झिर्री से गुजरी और मुड़ गई, यहां से झिर्री से गुजरी और मुड़ गई तो मुड़ करके कहीं पर दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज बनाएगी, जाकर के कहीं पर ये मिलेंगी। यहां पर या तो दीप्त उच्चिष्ट बनेगा, या यहां पर उच्चिष्ट, मतलब जहां पर दीप्त फ्रिंज बनती थी, यहां पर दीप्त को हम उच्चिष्ट बोल रहे हैं और अदीप्त को हम निम्निष्ठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लिया कोई फ्रिंज बनती है, व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है,
बात क्लियर है। ये मान लिया थीटा अंश के कोण पर मुड़ा है, ये थीटा है। अब जरा ध्यान से देखना, एक काम करिए, ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी बराबर नहीं होगी। बराबर करने के लिए यहां भी हम क्या डालेंगे, एक अभिलंब डालेंगे। इस अभिलंब यहां पर इसका नाम दे देते हैं यार ए बी, इसका नाम दे देते हैं हम सी। ये सी है, ये मैंने अभिलंब डाला है। ए से पी की दूरी और सी से पी की दूरी बराबर होगी। अब ये हम मान के चलते हैं भैया, मैंने ही बताया ये कोण थीटा है, ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये याद रखो, ठीक है, ये याद रखो। अगर आपने याद कर लिया है तो अच्छी बात है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बी सी ये क्या है भैया, पथांतर है। यहां पर पथांतर क्या है, पथांतर क्या है, बी सी। उसमें मैंने ए सी क्या था यार, कुछ नहीं, पता नहीं, H2A ना पथांतर था, यहां पर BC पथांतर है, इसमें नाम बदल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर BC पथांतर है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC में, इस ट्रायंगल में आप क्या करेंगे, साइन थीटा आप लगा दो जरा। साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा BC, और कर्ण क्या होगा, कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा मतलब AB। ओके, यहां पर आप BC को तो पथांतर लिख दोगे, यहां पे लिख देता हूं, साइन थीटा बराबर BC को लिख दिया पथांतर। ओके, AB को जगह पर हमने A लिख दिया, इसकी चौड़ाई को हमने क्या माना, स्मॉल a, तो A लिख दिया। आप D भी मान सकते हैं, आप E भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। ज्यादातर बुक्स में A लिखा होता है, मैंने A लिख दिया। अब ये पथांतर बराबर क्या हो जाएगा, पथांतर बराबर हो जाएगा A साइन थीटा। यार A है क्या, ये याद रखना, झर्री, ये जो झर्री है ना, ठीक है, इसकी चौड़ाई है, झर्री की चौड़ाई है A, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई, पथांतर A साइन थीटा, इतनी तो बात हो गई भाई, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। मान लिया पहला, ये तो एनवी फ्रिंज होगी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं पहली फ्रिंज की। मान लिया कि पहली फ्रिंज यहां पर बनती है अदीप्त वाली। मेन देखो, प्रकाश ज्यादातर फोकस होता है ओ पर, अधिकतर प्रकाश, तो यहां तो रोशनी तो होगी ही, यहां पर तो उच्चिष्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद में मान लिया यहां पर निम्निष्ठ शुरू हुआ, और इधर साइड में भी तरंगे भाई इधर साइड में बनती जाएंगी, उधर साइड में फ्रिंजें बनेंगी। इधर साइड में यहां से निम्निष्ठ शुरू हुआ पहला वाला, और इधर साइड में यहां से निम्निष्ठ शुरू हुआ पहला वाला। ये मान के चलते हैं, पहला वाला निम्निष्ठ यहां पर शुरू हुआ। तो हमें ज्ञात करना है इसकी चौड़ाई, और इसकी रेखीय चौड़ाई नहीं, इसकी कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई क्या हो जाएगी, यहां से, मैं ये बनाना नहीं है आपको चित्र में, ये जो कोण होगा आपका, ये थीटा एक तरफ का मान लेंगे और दोनों तरफ का 2 थीटा। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई होती है उसे हम 2 थीटा से लिखेंगे, जो आपको ज्ञात करना है भैया। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या होती है, 2 थीटा आपको ज्ञात करना है। उसके लिए आप क्या समझेंगे, सबसे पहले ये देखें, ये है भैया निम्निष्ठ, पहला निम्निष्ठ, ठीक है। और निम्निष्ठ की का पथांतर कितना होता है, प्रथम निम्निष्ठ का पथांतर, पथांतर निम्निष्ठ के लिए पथांतर क्या होता है जरा बताओ यार। निम्निष्ठ के लिए पथांतर, उल्टा ना बता देना भैया। जो देखो, व्यतिकरण में उच्चिष्ट के लिए, मतलब संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर था वो क्या था, n लैम्डा, और विषमकोशी के लिए n-1/2 लैम्डा। यहां पर जस्ट अपोजिट होता है, यहां पर निम्निष्ठ के लिए होता है n लैम्डा और उच्चिष्ट के लिए होता है n+1/2 लैम्डा। समझो, निम्निष्ठ उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है ये जानने की अब यार जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जानना चाहते हो मैंने पूरा डेरिवेशन बना, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करके आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन वो समय नहीं है। आप याद रखो यार, जो विवर्तन में ना, विवर्तन में पथांतर उल्टा होता है। एन लैम्डा जो होता है वो निम्निष्ठ के लिए होता है, मैंने निम्निष्ठ की बात की है, तो यहां पर एन लैम्डा हो जाएगा यार, पथांतर की जगह पे क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बराबर में A साइन थीटा। ओके यार, साइन थीटा मैंने कभी बताया था रे ऑप्टिक्स में, कल वाली पिछली वाली क्लास में बताया था भैया, थीटा जो होते हैं रे ऑप्टिक्स हो या वेव ऑप्टिक्स हो, दोनों में एंगल ये बहुत छोटे होते हैं, और छोटे एंगल होते हैं तो साइन थीटा को केवल थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को केवल थीटा लिखा जा सकता है। क्या मैं साइन थीटा को केवल थीटा लिख सकता हूं? यस, आप लिख सकते हैं। इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, एन लैम्डा बराबर में ए थीटा। यहां से आप थीटा निकालें तो थीटा बराबर में आ जाएगा एन लैम्डा अपान में ए, सॉरी
एन लैम्डा अपान में ए। यार पता नहीं क्या हो रहा है, ये आ गया, ये कोणीय चौड़ाई आ गई है एक तरफ की कोणीय चौड़ाई। और केंद्रीय उच्चिष्ट केवल एक तरफ नहीं होता, दोनों तरफ, यहां से यहां तक पूरा चौड़ा है, तो दोनों तरफ की कोणीय चौड़ाई क्या हो जाएगी भैया, ये एन लैम्डा क्या है, एनवी फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है। अब मैं पहली फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई निकालना चाहता हूं, तो एन की जगह पर 1 कर दो, दूसरी फ्रिंज के लिए एन की जगह पर 2 कर देना। तो पहली फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई हो जाएगी आपकी क्या, एन की जगह पर 1 रखोगे तो लैम्डा बाई ए हो जाएगा केवल, ठीक है। और केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई जब भी आप याद करोगे, ध्यान से देखना, केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई को हम केवल थीटा नहीं कह सकते, क्योंकि थीटा इधर साइड का फिर थीटा इधर साइड का, 2 थीटा होगा। 2 थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा अपान ए लिखो या डी लिखो, स्मॉल वाला आपकी मर्जी, मैंने ए लिखा था, उस वाले में डी लिखा था। तो 2 लैम्डा अपान ए या 2 लैम्डा अपान ई, ये होती है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर में 2 लैम्डा अपान ए यहां पर क्या है, झिर्री की चौड़ाई है। बात क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है ये पूरी कहानी। और अगर आ गया भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में एक बात मैं बताता हूं, अभी नहीं जाना आपको भैया, सपोर्ट करना है यार, सपोर्ट करो। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है और आगे भी करेगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा और फ्री में पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, ऐसे ही आपके लिए मेहनत करूंगा। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। अगर ये वीडियो पसंद आया है, लाइक करना है, शेयर करना, पैसे नहीं लगते यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताओ और यहां पर लाओ अच्छे से रिवीजन। पिछले वाले चैप्टर्स का रिवीजन करना चाहते हो तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है रिवीजन प्लेलिस्ट का, जैसे आप क्लिक करोगे सारे चैप्टर्स के हर चैप्टर का वीडियो आपके सामने मिल जाएगा। आप जिस चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हो इसी ढंग से मैंने करवाया है, आप कर सकते हो, ठीक है। आगे अगली वाली क्लास में चैप्टर नंबर 11 लेकर के आएंगे, आपके लिए फुल रिवीजन करवाएंगे, अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, हमेशा जो करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन हाँ सपोर्ट यार करिएगा, ठीक है। आज क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।